हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं एनआईओ समरी 507 का यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई लोगों को डाउट होता है क्या लाइफ स्किल पढ़ना है, जीवन कौशल पढ़ना है, वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से हैं। हालांकि इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन प्रीवियस किसी वीडियो में हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में जो हमारे 10 लाइव स्किल हैं, 10 के 10 लाइव स्किल्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसी यूनिट का जो लास्ट पार्ट है, उस लास्ट पार्ट का नेम ही जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल है। तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो लाइफ स्किल वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा क्लियर होने वाला है। लाइफ स्किल से डीओई 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर है यहाँ तक बात? तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, समुदाय एवं विद्यालय। देखो, इसमें चीज़ें ज़्यादातर ऐसी हैं जो हमें अंडरस्टूड ही होती हैं। ठीक है, हमें उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ आयोग वगैरह ने बात करी है, कुछ लोगों ने बात करी है, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें बस हम समझते हुए चलेंगे ये चीज़ें आखिर है क्या। समुदाय होता क्या है? समुदाय की अगर हम बात करें तो समुदाय सामान्य रुचियों वाले लोगों एवं सामान्य परंपराओं का अवलोकन करने वाले लोगों का अंतर्निर्भर अंतर्निर्भर इकाई है, जो उस विशेष समुदाय में रहने वाले लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए जरूरी विधियों और नियमों द्वारा जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। समुदाय है क्या? समुदाय एक समान का काम करने वाले, एक समान का इंटरेस्ट रखने वाले, एक समान के वातावरण में रहने वाले लोगों का एक यूनिट हो जाता है, जहाँ पर लोग एक तरह के कल्चर में रहते हैं। अरस्तु थे जिन्होंने सर्वप्रथम समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले लोगों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में वर्गी परिभाषित किया है। तो समुदाय को साझा मूल्यों वाले लोगों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। समूह के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तीनों प्रकारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, पहला प्रकार है भौगोलिक समुदाय, दूसरा प्रकार है मानव जातीय समुदाय, और तीसरा प्रकार है साझा परिवार या सैद्धांतिक संबंधों पर आधारित। तो पहले हम भौगोलिक समुदाय को समझेंगे कि भौगोलिक समुदाय क्या है। भौगोलिक समुदाय जो इसके सदस्यों को रहने के स्थान जैसे कि एक गांव या जिले के अनुसार परिभाषित होता है। कि एक गांव में रहने वाले लोगों का एक समुदाय हो गया, एक जिले में रहने वाले लोगों का एक समुदाय हो गया, तो ये भौगोलिक समुदाय हो गया। दूसरा प्रकार है इसका मानव जातीय और धार्मिक समुदाय। मानव जातीय और धार्मिक समुदाय जिसमें सदस्य मानव जातीय या धार्मिक पहचान पर आधारित होते हैं होता है। जो समुदाय होता है वो एक समान जातियों के आधार पर और एक समान के धर्म के आधार पर होता है। जैसे कि एक गांव का समुदाय है, ये तो भौगोलिक आधार पर गांव हो गया, लेकिन गांव में भी विभिन्न धर्म के विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं जो अपने अपने समुदाय बनाए रखते हैं, अपनी अपनी इन्होंने कम्युनिटी बनाए रखी है। तो ये हो गया मानव जाति आधार पर। ठीक है, सामान्यतः भौगोलिक स्थिति पर आधारित सदस्यता को अमान्य करता है। यहाँ पर भौगोलिक का कोई महत्व नहीं होता, यहाँ पर बस ये देखा जाता है कि आप किस धर्म से या किस जाति से बिलोंग करते हो। तीसरा प्रकार है साझा परिवार या सैद्धांतिक संबंधों पर आधारित। इसमें क्या होता है? यह समुदाय जिसमें अभिभावक संघों और विद्यार्थी के कल्याण के लिए संबंध साझा परिवारों पर आधारित समान संस्थाएं शामिल हैं। इसमें कुछ संस्थाएं होंगी, कुछ इंस्टीट्यूट होंगे जो पेरेंट्स एंड जो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रहे होंगे। तो इसमें हमारा स्कूल आ जाते हैं, हमारे कॉलेजेस आ जाएंगे, महाविद्यालय आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये 3 प्रकार के मुख्य समुदाय हो गए। जीव विज्ञान में समुदाय अंतःक्रिया करने वाले सजीवों का एक समूह है जो एक बसाए हुए पर्यावरण को साझा देता है। ये जीव विज्ञान यानी कि हमारी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में समुदाय किसे कहा गया? इन्होंने बोला कि अंतःक्रिया करने वाले सजीवों का समूह है एक समुदाय, जो एक बसाए हुए पर्यावरण को साझा करते हैं। यानी कि इन्होंने एक इन्वायरमेंट ले रखा और इस इन्वायरमेंट को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये जीव विज्ञान के हिसाब से है। तो ये परिभाषाएं आ जाती हैं एग्जाम्स में। अ कम्युनिटी इज अबाउट शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज सो दैट एवरीवन ग्रोज। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी शेयरिंग है और कम्युनिकेट है किसका? नॉलेज का। नॉलेज का, ताकि हर एक व्यक्ति ग्रो कर सके। परिवार की तुलना में समुदाय अपेक्षाकृत एक बृहद सामाजिक इकाई है। समुदाय के कार्य हैं परिवार के कार्यों का पुनर्ग्रहण और प्रोत्साहन करना।
ठीक, तो मेन कार्य समुदाय के क्या होगा? पुनर्ग्रहण करना परिवार के कार्यों का और उनको प्रोत्साहन करना। इसके अतिरिक्त समुदाय बच्चे की औपचारिक शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं भी कराता है। बिल्कुल ठीक है, जो स्कूल बना वो किसने कराया? जो समुदाय है उसी ने तो बनाया। घर के समान यह एक सामाजिक संस्थान है जो अधिक कार्यात्मक और व्यवस्थित तरीके से कार्यों को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का उत्तरदायित्व लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। घर के समान, जैसे घर में बच्चों को पढ़ाने का अधिकार किसका है? पेरेंट्स का है। ठीक है, उन्हें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये बताने का। लेकिन अब बच्चा जब समाज में निकला तो समाज ने क्या करा? जो समाज में रहने वाला समुदाय है, समुदाय ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करी, जिसमें स्कूल आ गए, कॉलेजेस आ गए हमारे। वहां पर बच्चा जाएगा और चीज़ों को सीखेगा। स्पष्टता या परिवार की अपेक्षा सामान्यकृत तरीके से, समाज की अपेक्षा कम सामान्यकृत तरीके से कार्य करता है। मतलब परिवार की अपेक्षा तो अधिक सामान्यकृत तरीके से कार्य करेगा, परिवार से तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, बट समाज से थोड़ी सी कम लेगा। तो ये हमारा कम्युनिटी यानी समुदाय का काम हो गया। ठीक? समुदाय विविधता जनसंख्या के कारण हो सकती है, भाषा के कारण, धर्म के कारण, सामाजिक गठन के कारण, जनसंख्या की समग्र आर्थिक स्थिति के कारण। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर समुदाय का गठन आप कर सकते हो। भारत में ग्रामीण समुदाय प्रभावी रूप से जाति, पंथ और धर्म के आधार पर विभाजित है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने जाति के आधार पर समुदाय बनाए रखे हैं, अपने अपने पंथ के आधार पर बनाए रखे हैं और धर्म के आधार पर विभाजित कर रखे हैं। लेकिन शहरों में सामाजिक विभाजन व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है, जो समुदाय को समाविष्ट करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए गांव में क्या होता है, ज़्यादातर जाति वाति बहुत देखा जाता है, यार तुम किस धर्म से हो, तुम किस धर्म से हो, तुम किस जाति की हो, तुम किस जाति की हो। लेकिन शहरों में जाति धर्म वगैरह तो हम कुछ देखते नहीं है। शहरों में फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक आधार। कोई व्यक्ति कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, उनके एक अगल ग्रुप होगा, कॉलोनी बनी रहती है कि यार ये कॉलोनी ऑफिशियल लोगों की है, ये एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी या बस्ती बनी हुई होती है गरीब लोगों की। इस तरह से शहरों में ये बटे हुए होते हैं समुदाय। बहुत से औपचारिक तरीके हैं ये समुदाय को समझने के हैं, जैसे कि उत्सव, सामुदायिक आयोजन जैसे विवाह, त्योहार, धार्मिक आयोजन आदि, जिसके माध्यम से समुदाय अपनी समझ, अपनी सामाजिक सांस्कृतिक रीतियों और इसके सदस्यों की परंपराओं को संप्रेषित करता है, जिसे बच्चा आत्मसात करता है। समुदाय अपनी समझ किस तरह से संप्रेषित करेगा कि यार ये समुदाय है, मैं मान लो एक समुदाय है, इस समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, ये किसी को कैसे पता चलेगी? जब उस समुदाय के लोग कोई फेस्टिवल मना रहे होंगे, वहाँ पर विवाह हो रहा होगा किसी का, किसी तरह का त्योहार मना रहे होंगे, किसी तरह का धार्मिक आयोजन कर रहे होंगे। हमें पता है हमारा इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि अगर हम किसी अदर कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर शादी विवाह के रीति रिवाज कुछ और रहेंगे, किसी अगल कम्युनिटी में जाते हैं वहाँ पर कुछ और मिलेंगे, तीसरी कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ पर कुछ और मिलेंगे। अगर आप शहर टू शहर मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी भी चले जाते हो ना, तो दो चार रीति रिवाज तो वहाँ पर भी आपको अलग मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है वहाँ की कम्युनिटी के बारे में कि वहाँ की कम्युनिटी किस तरह की है। ठीक, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, उनके रीति रिवाज के बारे में पता चलता है, और इन्हें कोई भी बच्चा देखता है और आत्मसात कर लेता है। भाई समाज जब शादी ब्याह होते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन सी रीति रिवाज होते हैं, ये बच्चे को बताना नहीं होता है कि यार ये होता है वो होता है, आप बैठ के समझाते नहीं हो, बच्चा उनमें पार्टिसिपेट करता है और सीख जाता है। दीपावली कैसे मनाते हैं, दीपावली कैसे मनाते हैं ये कभी किसी बच्चे को सिखाया जाता है क्या? यार दीपावली हम ऐसे 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 मनाते हैं। दिवाली का तो डायरेक्ट ऐसे लिखने को आता है बच्चे को, यार दिवाली बताओ कैसे मनाते हो आप। सभी को पता है, देखते हुए आ रहे हैं समाज में कि क्या क्या होता है उस दिन। ठीक है ना बात? तो ये बच्चे सीख जाते हैं। ये होते हैं हमारे मीन्स ये समाज, ये कुछ तरीके हैं जिससे समाज बच्चों को अपने संस्कृति रीति रिवाज संप्रेषित करता है। समुदाय माता पिता विद्यार्थियों के अभिभावक परिवार करने सदस्य सांसद पड़ोसी विद्यालय समिति। ठीक 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 ठीक। डेलर आयोग, डेलर आयोग 1996 के अनुसार क्या है? अनुसार शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख पक्ष हैं। सर्वप्रथम स्थानीय समुदाय, जिसमें माता पिता, विद्यालय प्रमुख और शिक्षक शामिल हैं। जहां देश शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी है, ये वैसे देश हैं जहां माता पिता, शिक्षक और स्थानीय समुदाय दृढ़ निश्चित करते हैं और प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं।
जो सतत संवाद, तकनीकी और आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं। क्या कहने का मतलब है, इन्होंने ये बोला है कि भाई शैक्षिक सुधारों में सफलता, आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वहाँ पर मुख्य भूमिका किसकी रहेगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी स्थानीय समुदाय की, यानी कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी की। लोकल कम्युनिटी में कौन कौन आएगा, लोकल कम्युनिटी में पेरेंट्स आते हैं, स्कूल आता है, और जो टीचर्स हैं वो टीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक डेवलप कंट्री की बात करो जिसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी एक तरह का लोकल कम्युनिटी मेन रोल प्ले करती है वहाँ पर। अब वो कम्युनिकेट करती रहती है सरकार के साथ या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के साथ, और जिस तरह की भी हेल्प ज़रूरत पड़ती है, शायद वो टेक्निकल हेल्प हो या फिर इकोनॉमिकल हेल्प हो, वो हमेशा तैयार हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी सही सुधार करना है अपने समाज में, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसकी भूमिका सर्वोपरि रहेगी। शिक्षकों की अनुपस्थिति, पुरानी समस्याओं से जूझने के लिए रिक्त स्थान को भरना शीर्षक से राजस्थान का शिक्षा कर्मी परियोजना एक ऐसा ही उदाहरण है। और तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि रिक्त स्थान को भरना, यह जो परियोजना है, कहाँ की परियोजना है, राजस्थान की परियोजना है। किससे रिलेटेड है, शिक्षकों की अनुपस्थिति से रिलेटेड है। हालांकि हमें लग सकता है यार छात्रों की अनुपस्थिति से रिलेटेड भी हो सकती है, बट ये शिक्षकों की अनुपस्थिति से रिलेटेड है, इसलिए ये पॉइंट हाईलाइटेड है। करेंगे शिक्षा कर्मी परियोजना, इसे आप पढ़ लेना, इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसे अब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी फटाफट खत्म करते हैं, वीडियो पॉज करो और पढ़ लो इसे। शिक्षा में समुदाय का सम्मेलन का दूसरा उदाहरण है प्रोपल। प्रोपल क्या है, प्रोपल एक क्रिया शोध परियोजना है जो ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। ग्रामीण समुदाय को ये बोलता है कि आप लोग बताओ कि विद्यालय किस तरह से चलना चाहिए, वहां पर किस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा, प्रोपेल करेगा। शोध का सबसे महत्वपूर्ण अंग था परियोजना का मालिकाना और नियंत्रण ग्रामीणों को देना। जो परियोजना है उस परियोजना का हेड किसे बना रहे हो आप, जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें ही आप इसका हेड बना रहे हो। जब उन्हें लगेगा कि यार हम इसके हेड हैं, तो वो उसको ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे। तो ये प्रोपेल का काम हो गया। लोग जोम्बिस वगैरह के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। समुदाय मालिकाना के विभिन्न सूचक हैं। सामुदायिक मालिकाना के क्या क्या सूचक हैं, समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित हो जाता है। आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल होती है। अगर समुदाय को आप मालिकाना हक दे देते हो तो समुदाय विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित हो जाएगा। भाई समुदाय जो है, जो आपकी कम्युनिटी है, वही विद्यालय की देखरेख करने लगेगी। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता हो जाएगी। विद्यालय की शिक्षण अधिगम गतिविधियों, निर्णय निर्माण गतिविधियों का स्थानांतरण और संपूर्ण गुणात्मक और मात्रात्मक पहलू में समूह सम्मिलित रहता है। फिर कहने का मतलब यह है कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल होगा या कॉलेजेस होगा, महाविद्यालय होगा, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पर अगर आपने लोकल कम्युनिटी को मालिकाना हक दे दिया है, तो वह कम्युनिटी इन्वॉल्व रहेगी हर एक प्रोग्राम में, हर एक गतिविधि में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई अगर कमी रह जाएगी तो उसे वो कम्युनिटी खुद ही पूरा कर देगी। और ये चीज़ें हैं, ये आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समुदाय एवं विद्यालय अंतरा प्रश्न, सामुदायिक संगठन किस तरह से काम करता है, व्यावसायिक आर्थिक कारक क्या है जो हेल्प करेंगे, रीति परंपराएं, विश्वास, लैंगिक भेदभाव के बारे में तो हम बहुत पढ़ ही चुके हैं। लास्ट जो हम अभी 5 से 6 खत्म करके आए हैं, उसकी लास्ट यूनिट्स में ये बहुत आया था। विशेषाधिकार रहित एवं सीमांत समूहों के प्रति मनोवृत्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डेलर आयोग क्या अवलोकन करता है, डेलर आयोग अवलोकन करता है कि जब शिक्षक स्वयं समुदाय का एक अंग है जहां वे पढ़ाते हैं, तो उनकी सहभागिता अधिक स्पष्टता से परिभाषित होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, टीचर स्कूल में पढ़ाने आ रहा है तो टीचर भी तो उस कम्युनिटी का ही एक पार्ट है ना, जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है स्कूल की ग्रोथ में। तो वे समुदाय की जरूरतों के लिए अधिक संवेदी और उत्तरदायी हैं तथा समुदाय के लक्ष्यों के प्रति कार्य करने में बेहतर रूप से सक्षम है। बिल्कुल ठीक बात है। इस प्रकार विद्यालय और समुदाय के बीच जुड़ाव को सशक्त करना यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण तरीका है कि विद्यालय इसके वातावरण के साथ सहजीवी होने में सक्षम है या फिर नहीं है। देखो, विद्यालय और समुदाय को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है,
कि जिस कम्युनिटी में आपका स्कूल चल रहा है, उस कम्युनिटी में स्कूल चलने के लायक है या फिर नहीं, मीन्स स्कूल लिविंग की तरह चलना चाहिए। यहाँ पर जो सहजीवी होने का मतलब ये है कि स्कूल के साथ हर एक व्यक्ति कनेक्टेड हो। स्कूल के साथ जब हर एक व्यक्ति कनेक्टेड होगा तो भाई आप देखोगे कि यार स्कूल ऐसे लगेगा कि हाँ ये स्कूल है, ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल कई स्कूल ऐसे होते हैं गांव में भी जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, कोई जात मीन्स एडमिशन ही नहीं लेते बच्चे, स्कूल खाली पड़ा रहता है, जाते हैं तो सिर्फ 5-10 बच्चे जा रहे हैं और वो स्कूल बंद होने की कगार पर है। बिल्डिंग भी ठीक नहीं है, बरसात में पानी भर जाता है, गर्मी में पंखा वगैरह नहीं चलते हैं, सर्दियों में खिड़कियाँ वगैरह नहीं होती, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसे हम एक निर्जीव विद्यालय बोलेंगे कि यार ये विद्यालय कम्युनिटी में होते हुए भी नहीं है, मरा हुआ सा है। और एक सजीव विद्यालय वो रहेगा जो जिस जिस विद्यालय से समुदाय जुड़ा रहेगा, लोग जिससे जुड़े रहेंगे, जिसमें हर तरह की व्यवस्था होगी। ठीक, तो इस तरह का विद्यालय होना चाहिए, तभी विद्यालय और समुदाय के बीच जुड़ाव हो पाएगा। विद्यालय में प्रोग्राम इस तरह के हो जिसमें समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। आगे बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रथमतः भाषा शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा में सबसे मेन पॉइंट है भाषा शिक्षा। भाषा केवल संस्कृति का ही एक घटक नहीं है, किंतु संस्कृति का वाहक भी है। इसलिए सीखने वाले बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समझने में गृह भाषा महत्व देती है। गृह भाषा मतलब कि जो उसकी बच्चे की होम लैंग्वेज है। अब होम लैंग्वेज मीन्स उसकी मदर टंग हो जाती है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि भाषा का शिक्षा बच्चों को मिले। और भाषा केवल संस्कृति का एक कंपोनेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति को आगे ले जाने वाला, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने वाला भी कौन है? आपका भाषा ही है। चिल्ड्रन टेंड टू हैव अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग, वेयर स्कूल फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग मॉडल्स ऑफ थॉट। देखो, इंडिपेंडेंट मॉडल्स ऑफ थॉट, देखिए बच्चों का झुकाव किस तरफ होता है? डिपेंडेंट स्टाइल ऑफ थिंकिंग का होता है। जबकि स्कूल को फोकस किस पर करना चाहिए? स्कूल को फोकस करना चाहिए बच्चों के इंडिपेंडेंट मॉडल्स ऑफ थॉट पर। इसकी बच्चे स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह एक डिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट होते हैं थिंकिंग के लिए कि यार मैं इस चीज़ पर डिपेंड हूँ, उसको ही रिलेटेड, उससे रिलेटेड सोच रहे हैं। लेकिन बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका देना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका कहाँ पर दिया जाएगा? स्कूल में दिया जाएगा। और स्कूलों का काम भी यही होना चाहिए कि वो उनको स्वतंत्र रूप से सोचने का पर फोकस करें। ठीक, तो भाई बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि बच्चों की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि बच्चे डिपेंडेंट स्टाइल में सोचते हैं। स्कूल उन्हें क्या करेगा? स्कूल उन्हें ऐसा बना देगा कि वो इंडिपेंडेंट मॉडल्स के रूप में सोच सकें, उन्हें किसी स्वतंत्र रूप से सोच सकें। आई बात समझ में? लाइट यहाँ पर आधी बंद हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधी लाइट में पढ़ लेते हैं आज। बहुत से दृष्टांत शोध अध्ययन दिखाते हैं कि जो बच्चे मातृभाषा को अच्छी तरह जानते हैं और यह भाषा शिक्षा की शुरुआत में अनिवार्य है, तकनीकी उन्नति के युग में वैश्वीकरण के संदर्भ में घरेलू भाषा की ओर विद्यालय भाषा को जोड़ने के लिए रणनीतियों में एक बच्चे को बहुत सी भाषा सीखना जरूरी है और उस उपयुक्त रणनीति को घरेलू भाषा से विद्यालय भाषा में संप्रेषित होने की प्रक्रिया विकसित होना जरूरी है। इसे मैं समझ लेता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई देखो वैश्वीकरण का माहौल है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज चल रहा है, तो बच्चे को और भाषाएं तो सीखना पड़ेगा, सिर्फ मातृभाषा से काम नहीं चलेगा। इन्होंने ये बोला कि बच्चा विद्यालय में आया, मातृभाषा सिखाओ। फिर जैसे ही वो बड़ा होता जा रहा है, प्रारंभिक शिक्षा से वो माध्यमिक शिक्षा की तरफ जा रहा है, तो उसी टाइम पे आप मातृभाषा के साथ साथ या मातृभाषा की मदद से जो दूसरी भाषा है, जो तीसरी भाषा है, उसे भी आप सिखाना शुरू कर दो। ठीक है, खासकर अगर हम इंग्लिश की बात करें, हमें इंग्लिश आना चाहिए। अब आप बोलो यार हिंदी को, हम हिंदी मतलब भारत है, हिंदी को आप निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश को क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जाती है? आप खुद ये देख सकते हो कि यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका लेवल कहाँ पर है। ठीक है ना, अगर आपको कुछ करना है तो आपको इंग्लिश तो आना चाहिए, ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदी के महत्व को कम कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमें कई बार टाइम के साथ चलना पड़ता है। ठीक है,
टाइम कह रहा है यार आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको हिंदी आती है, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, मैं इंग्लिश में फ्लुएंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ, बट मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि यार मेरा इंग्लिश इतना हो जाए कि जिस तरह से मैं आज हिंदी में पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से मैं इंग्लिश में भी पढ़ा सकूँ। क्यों? क्योंकि ये नीड है, ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है। आई बात समझ में? तो यही यहाँ पर बोला कि मातृभाषा चलने दो, लेकिन मातृभाषा के साथ साथ जो अदर लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी सिखाओ। सामुदायिक भाषा अधिगम क्या है? सामुदायिक भाषा अधिगम एक उपागम है जिसमें विद्यार्थी भाषा के जिन पहलुओं को सीखना चाहते हैं उसे विकसित करने के लिए वे एक साथ कार्य करते हैं। ये सामुदायिक भाषा अधिगम हो गया भाई, भाषाओं के कुछ पहलुओं को बच्चों को सीखना है। जैसे हम ले लें, किसी को साहित्य के बारे में पढ़ना है, किसी को ग्रामर के बारे में पढ़ना है, तो उस ग्रामर पर वो एक साथ काम कर रहे होंगे। कोई संधि पढ़ रहा है, कोई समास कर रहा है, कोई और क्या होते हैं, वो होते हैं ना पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और क्रिया विशेषण, जो दुनिया भर की चीजें हैं वो सारे एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं। शिक्षक एक परामर्शदाता के साथ रूप में हमेशा काम करेगा, एक भावानुवादक के रूप में काम कर रहा होगा, जबकि अधिगम करता एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं। यद्यपि कभी कभी ये भूमिका परिवर्तित भी हो जाती है, मतलब भूमिका चेंज होती रहती है। जब जब कोई ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो भाई जिसको जो जरूरत पड़ी वो उसकी भूमिका को अडॉप्ट कर लेता है। जरूरी नहीं भाई तुम्हारे पास ये भूमिका तुम वही कर रहे हो, फिर तो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया कि एक कंपनी में एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, भाई तुम ईमेल देखो, तुम ये देखो, तुम वो देखो। यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं तो भूमिका ये परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, ऐसा है। बाकी जो चीज़ मैंने स्किप करी है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। लाइफ स्किल आने वाला है हमारा, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार बच्चे की शिक्षा बच्चों के अभिभावकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों के आधार पर विकास के लिए निर्देशित होने चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी संस्कृति को पहचान मिले, भाषा मूल्यों को आदर मिले, ठीक है। भाषा संस्कृति का एक वाहक है, बिल्कुल बात है, इसके बारे में हम ऊपर ही बात कर ही चुके हैं। यह संपूर्ण संस्कृति सांस्कृतिक रिक्त का एक अंग है और इसे संस्कृति से पृथक नहीं किया जा सकता। कहाँ से करोगे भाई? लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें तो कल्चर से ही जुड़ी हुई होती हैं, कल्चर से अलग कैसे कर सकते हो? अब संस्कृति का क्या अर्थ है इसे भी हम समझ लेते हैं, हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फिर भी और समझ लें क्या है। प्रत्येक समूह एक दूसरे के साथ या तो सामान्य रुचियों और उद्देश्यों से संबंध है, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, या फिर ग्रामीण हो या शहरी हो, जो परंपराओं का आकार धारण करता है, जिसे इसका लोकगीत कहा जाता है। लोक कलाएं प्रारंभिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं जिनके माध्यम से समूह अपने साझा जीवन के तरीकों को बनाए रखता है और आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई परंपराएं हैं जो हर एक समाज में चलती हुई आ रही है, ठीक है, उन परंपराओं को ही हमने क्या नाम दे दिया? उन्हीं परंपराओं को हमने संस्कृति नाम दे दिया। एक सजीव सांस्कृतिक रिक्त लोक कथाएं भूत एवं वर्तमान को जोड़ती हैं, कभी कभी स्थायी नहीं होती हैं। लोक कलाएं जैसे ही नई परिस्थितियां धारण करती हैं बदल जाती हैं तथा अपने पारंपरिक गुणों को बनाए रखती हैं। तो यही है, परिस्थिति के अनुसार लोक कलाएं जो होती हैं वो बदल जाती हैं, लेकिन इनका जो मेन पॉइंट है इसे ये हमेशा पकड़ कर रखती हैं। ये चीज़ें सिर्फ समझने के लिए है, इसको आपको रटने करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं, हमें समझ में आना चाहिए। इसका प्राथमिक लक्षण है कि इसके घटक सामुदायिक पारंपरिक निष्पादन में मानव सत्ता के बीच गत्यात्मक क्रिया, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि संस्कृति के लक्षण क्या हैं, किस किस तरह से ये चल रही होती है, तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में काम में आएगा, तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय के अपने त्योहार हैं जिनका विस्तार वर्ष भर है। प्रत्येक मौसम, प्रत्येक कारण पर, अवसर पर मनाने के लिए त्योहार है। बिल्कुल ठीक बात है यार, ये तो मतलब ये जस्ट ऑब्वियस है कि हमारे हर एक महीने में कोई ना कोई त्योहार हमारे यहाँ होता ही होता है। आपको पता होगा कि अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में त्योहार हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तो वहाँ पे गणेश जी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद माता जी आ जाएंगी, फिर वो जैसे ख़त्म होती है फिर दिवाली आ जाती है, फिर शादी ब्याह का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर मकर संक्रांति आ जाती है, फिर बसंत पंचमी आ जाती है, फिर नवरात्रि दोबारा से आ जाते हैं, फिर शादी ब्याह का सीज़न दोबारा से शुरू हो जाता है। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम चलता ही रहता है, मनाते रहो त्योहार, तो यही तो मज़ा है। अच्छा, बसंत पंचमी के लिए यहाँ पर एक दिन एक पॉइंट ध्यान रखो। बसंत पंचमी के बारे में हम सब जानते हैं, बसंत ऋतु का आगमन पर मनाने वाले त्यौहार है, लेकिन इस दिन मुस्लिम लोगों का सूफी बसंत होता है।
मुस्लिम लोग क्या करते हैं, सूफी बसंती मनाते हैं। हम लोग सरस्वती जी की पूजा कर लेते हैं और मुस्लिम लोग सूफी बसंत मनाते हैं इसी टाइम पर। एक शिक्षक के रूप में समुदाय की शिक्षा की समझ होनी चाहिए। जहाँ विद्यालय स्थित है, भाई एक समुदाय के रूप में आपको क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जिस कम्युनिटी में स्कूल है ना, उस कम्युनिटी की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसे होगी? समुदाय में विविध प्रकार की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अन्वेषण करके, अब जो भी संस्कृति के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनको आप देख रहे हो। लक्षणों और आदतों की समझ जो संस्कृति को समाविष्ट करते हैं। संस्कृति में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस कल्चर में किस किस तरह के लक्षण हैं, किस किस लोग, वहाँ के लोगों की आदतें किस तरह की, उन्हें आप पढ़ो, समझो। पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा और मिथक को टालता है। बच्चे को इसके वयस्क के जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को सुसज्जित करता है। कुछ यार पूर्वाग्रह बने हुए हैं बॉयज गर्ल्स को लेकर, शिक्षा को लेकर, या कुछ अलग चीज़ों को लेकर। भूत प्रेत, जैसे भूत मूत चलते हैं ना बहुत सारे, हालांकि भूत होते हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि भूत होते हैं, बट फिर भी यार एक वो कि यार इस पेड़ में भूत है, या फिर स्कूल के इस कमरे में भूत है, ये वाली चीज़ें जो है ना। और जो कुछ पूर्वाग्रह समाज में चलते हुए आ रहे हैं, जैसे अगर हम जीव हत्या की बात करें, वो एक बहुत बड़ा है जो चलता हुआ आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो चलती हुई आ रही हैं, तो इन्हें हमें थोड़ा सा हटाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। लेकिन भूतों पर विश्वास रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जो सोचेगा कि भूत नहीं है, समझ लेना रात को चुड़ैल आने वाली है आपके सपने में, ओढ़ के सो या कुछ भी सो, फिर वो नहीं हटने वाली। विद्यालय की गतिविधियों के विविध पहलुओं में स्थानीय संस्कृति को शामिल कर अधिगमकर्ता के सांस्कृतिक विकास से विद्यालय समुदाय में निर्णायक भूमिका होती है, ठीक है। ये जो कहानियां लिखी हुई ना, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये लोक कहानी बहुत मस्त कहानी है, एक बार आप इसे पढ़ लेना, अच्छी कहानी है। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, बहुत बढ़िया कहानी है यार, मुझे मजा आ गया था इसको जब मैंने पढ़ा था। तो एक लोक कहानी है, थोड़ा सा क्या है, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। एग्जाम में कहानी नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, बीच में आगे पढ़ लेते हैं। देखो, एक दिन क्या होता है, एक मुर्गी होती है, वो नदी में पानी पीने जाती है, वहीं पर एक मगरमच्छ रहता है, ठीक है। और मगरमच्छ रोज मुर्गी को देखता है, किस लिए, खाने के लिए। तो मुर्गी कह देती है कि भैया मुझ पर आक्रमण मत करो। अगर मुर्गी ने क्या कह दिया, मुर्गी ने मगरमच्छ से कह दिया कि भैया मुझ पर आक्रमण मत करो। अब मगरमच्छ सोच रहा है यार, मैं इसका भाई कैसे हो गया, इसने मुझे कहा यार भाई मुझे मत खाओ, लेकिन मैं इसका भाई कैसे हो गया, मैं तो पानी में रहता हूँ और ये मुर्गी तो जमीन पर रहती है, ये दोनों संबंध कैसे हो सकते हैं। तो इसने क्या करा, इसका आंसर जानने के लिए छिपकली को बुलाया। छिपकली ने बोला देखो भाई, छिपकली ने बोला देखो, मैं भी अंडे से निकली हूँ। छिपकली ने क्या बोला, मेरा जन्म भी अंडे से हुआ है। छिपकली भी अंडे से निकलती है, और मगरमच्छ भी अंडे देती है, मतलब मगरमच्छ का जन्म भी अंडे से हुआ है। तो छिपकली ने बोला कि भाई देखो, मैं भी अंडे से निकली हूँ, मगरमच्छ भी अंडे से निकला है, और अंडा देता कौन है, अंडा देता है मुर्गी। अंडा अंडा कौन देता है, मुर्गी देता है। तो मुर्गी देती है, तो मुर्गी भी अंडे से निकली है। हम सब अंडे में से निकले, इसलिए हम सभी भाई बहन हैं। तो मगरमच्छ क्या कर लेता है, मगरमच्छ मान लेता है कि हाँ मैं मुर्गी का भाई हूँ, और फिर वह मुर्गी का शिकार नहीं करता। तो ये क्या हुआ, ये एक लोक कहानी हो गई। ऐसी कहानियां होती हैं हमारे जो नानी दादी सुनाती हैं, तो ये इस तरह की कहानी है। ये आ गया अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीवन कौशल, लाइफ स्किल। हम लाइफ स्किल्स के बारे में देखिए। लाइफ स्किल को मेन जो पार्टीशन है, वो 3 पार्ट में विभाजित किया गया है: सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल, और संवेदात्मक कौशल। फिर इसके अंदर और स्किल्स को भी इंक्लूड किया गया। जैसे सामाजिक कौशल में क्या क्या आया, स्व जागरूकता, आप खुद के प्रति कितने अवेयर हो। प्रभावी संचार, कम्युनिकेट कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामने वाले व्यक्ति के साथ आपके संबंध किस तरह के हैं। तदानुभूति, आप किस तरह की सिंपैथी रखते हो सामने वाले से। संवेदात्मक में संवेदनाओं से जूझना, आप किस तरह से अपनी इमोशंस के साथ डील करते हो। तनाव से जूझना, आप स्ट्रेस के साथ किस तरह से डील कर रहे हो। चिंतन कौशल में सृजनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन, निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग, और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आ जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। याद रखना कि मेन कौशल कितने हैं, 3 है। इन 3 के अंदर सब पार्ट कितने हैं, इन 3 के अंदर 10 सब कौशल बोल सकते हो, या फिर टोटल लाइफ स्किल 10 है, जिन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, याद रखो।
टोटल लाइफ स्किल्स कितनी है? टोटल लाइफ स्किल्स है हमारी 10। इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 10 कोर लाइफ स्किल, ये यहाँ डायरेक्ट याद रख सकती है। जीवन कौशल का अर्थ क्या है? लाइफ कौशल का मीनिंग क्या है? जीवन कौशल अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए योग्यताएं हैं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों को चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाती है। बिल्कुल ठीक बात है। जीवन कौशल वे योग्यताएं हैं जो हमको प्रत्येक को आगे बढ़ाती हैं, हेल्प करती हैं, उत्पादकता क्षमता निर्माण में मदद करती हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें भरे हुए हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं इसमें। अब यहाँ पर एक एक कौशल की व्याख्या की गई है, तो हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन हालांकि एक हमारा यूनिट ही है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 506 का 4th या 5th या 6th यूनिट है, जिसमें सृजनात्मक बालक के बारे में हमने पढ़ा है। वहाँ पर हमने क्रिएटिविटी को डिटेल में पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पर आया थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव, उपलब्ध विकल्पों का अन्वेषण और हमारी क्रियाओं अक्रियाओं के विविध परिणामों से परे देखता है। मतलब कि इसमें क्या देखेंगे हम सृजनात्मक कौशल में? सृजनात्मक कौशल में हम हमेशा देखते हैं कि कुछ नया बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इसके 4 घटक होते हैं: प्रभाविता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबरेशन। विवेचनात्मक चिंतन। विवेचनात्मक चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव चिंतन। विवेचनात्मक चिंतन हमें सूचना एवं अनुभव का यथार्थ में विश्लेषण करने में समर्थ करता है और कारकों का मूल्यांकन करता है जो सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, हमने कोई कार्य करा, कोई एक्सपीरियंस लिया, हम उस एक्सपीरियंस के बारे में दोबारा सोच रहे होते हैं, वो हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग, या समस्या के प्रति या किसी भी काम के प्रति आप निर्णय किस तरह से ले रहे हो, निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होना ही चाहिए। कई बार आप सिर्फ एक ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे कौन कौन सी बुक पढ़ना है, हालांकि ये अगर आपको कोई गाइड करे तो ठीक है, बट यार आप खुद भी एक इतने कैपेबल हो कि यार मुझे पता हो कि मैं किस बुक से पढूं या किस बुक से ना पढूं, मेरे सिलेबस में किस बुक से कंटेंट आएगा। हालांकि इसके लिए हम लोग हेल्प करते ही हैं, मैं भी कुछ वीडियोस बना ही देता हूं बेस्ट बुक्स की। कई बार आपको ये दिक्कत होती है, मान लो NIOS को ले लूँ, NIOS को लेकर काफ़ी मतलब कि मुझे लगता है कि 50% को पता ही नहीं है कि NIOS से DSSB का क्वेश्चन पेपर आता है। और जो 50% को पता है, उन 50% में से भी 50% सोचते हैं यार इनको पढूं या फिर ना पढूं, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि यार पढ़ें या ना पढ़ें। तो वो अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि भाई मैं इस बुक को पढूं, वो सामने वाले का अगर पेड कोर्स है तो वो बोलेगा ज़रूरत नहीं है इतनी बुक्स पढ़ने की, या तो फिर वो ये बोल देगा कि यार आप मेरा कोर्स भी देख लो, मेरा कोर्स देखने के बाद फिर बुक्स पढ़ लो। या फिर कोई बोलेगा कि यार इतनी सारी NIOS की बुक्स एक आध बार क्वेश्चन पेपर आया है, हर बार नहीं आएगा। तो इस तरह से लोग आपको सजेस्ट करेंगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, खुद डिसीजन लेना सीखो और सही डिसीजन। ऐसा नहीं खुद डिसीजन लो तो उल्टा सिल्टा कुछ भी डिसीजन ले लो। एक वो उसका डिसीजन, शादी वाला डिसीजन, वो बड़ा कंफ्यूज करता है कि यार करें ना करें, किससे नहीं करें। तो वहाँ पर भी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप डिसीजन ले सको कि यार आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है। ज़्यादातर क्या करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर छोड़ने से एक फ़ायदा ये है कि कभी कुछ आप मान लो गड़बड़ भी होती है तो आप डायरेक्ट पेरेंट्स से बोल सकते हो यार आपने कराई है, हमें क्या, हम तो दूसरे से करना चाह रहे थे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करती है? समस्या समाधान के टाइम पर भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप किस तरह से समस्याओं को किस तरह से आप टैकल करते हो। आपके सामने प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को आप डील किस तरह से कर रहे हो। अगर आप अच्छी तरीके से डील कर रहे हो मतलब कि आपके अंदर लाइफ स्किल है, और आप अच्छी तरीके से डील नहीं कर रहे हो तो बस तनाव है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। बाबू ने खाना खाया, ये मैसेज नहीं आया तो ये टेंशन है। तो इसका समाधान क्या है? बाबू को ब्लॉक करो, ये समाधान है। छोड़ो उसे बाबू को, और अपनी ये DSSB के बाबू को पकड़ो। तो ये है सामाजिक कौशल में आ जाता है स्वयं जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, मेरी क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो आपको पता हो। प्रभावी संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कि यार सामने वाला इंप्रेस हो जाए आपसे बात करके, तो फिर बाबू सोना जादू टोना सब मिल जाएगा आपको। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। अंतरव्यक्तिक संबंध, ये भी बहुत जरूरी है भाई। सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए कि आप उसके साथ कनेक्ट हो पाओ, सामने वाले व्यक्ति के साथ। सहानुभूति, सामने वाले के साथ सिंपैथी रखो, यार चलो भाई कुछ नहीं, तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इस तरह से उसे बोल। हालांकि आपके साथ हुआ नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं भाई, ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है,
हमारा भी होता है, हमारा रोज होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन किसी और को देख लेंगे। ऐसा भारत में बहुत जनसंख्या, बहुत जनता है भारत में। रचनात्मक कौशल की बात करें, संवेदनाओं से जूझना, इमोशंस से जूझना, ये बहुत कई बार हमें दिक्कत दे देता है। हम हमारी फीलिंग्स को ना समझ नहीं पाते हैं। हमारी फीलिंग्स मीन्स हमारी जो फीलिंग्स उमड़ती है ना अंदर से, हम उन्हीं के चक्कर में कई बार इतने उल्टे सीधे काम करते थे, फिर बाद में पछता रहे होते हैं। तो हमारी फीलिंग्स से जूझना हमें आना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को शांत करना आना चाहिए, इन्हें समझना आना चाहिए कि यार ये जो फीलिंग्स उठ रही हैं ये किस वजह से उठ रही हैं। नेचुरली हैं, सभी के साथ होता है, ठीक है। तो उन्हें उन्हें थोड़ा सा आप इग्नोर भी कर सकते, इग्नोर करो, इग्नोर कैसे करोगे यार, इग्नोर तो होगा नहीं, हार्मोनल चेंज है, पूरी बॉडी में चेंज हो रहा है, कैसे इग्नोर करोगे। आप अपना ध्यान कहीं और ला के इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको कुछ आपको पता है यार मेरे फीलिंग्स कंट्रोल, गुस्से वाली फीलिंग्स को ले लो यार, गुस्सा तो सबको ही आता है, बहुत, मुझे नहीं लगता कोई होगा, 10 में से 8 लोग होंगे जिनको गुस्सा आता है, 2 लोग ही होंगे जिनको गुस्सा कम आता होगा। मैं उन 10 में से 8 वालों में हूँ जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आप ये कर सकते हो, आप उस टाइम पर अपनी एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप जब भी आप बहुत तेज गुस्सा है तो आप शांत बैठकर सोच सकते हो कि यार मैं इस गुस्से में अगर मेरा मोबाइल फेंक देता तो क्या क्या हो जाता, मेरा मोबाइल टूट जाता, आपका 10,000 15,000 20,000 जितने का मोबाइल है उतने का आपका नुकसान हो जाता। आई बात समझ में। फिर इस नुकसान की भरपाई आपको खुद ही करना पड़ता। इससे अच्छा ये है कि उस टाइम पे थोड़े से शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और आराम से सिचुएशन को संभाल लो। साथ में आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। आपने मान लो घर में गुस्सा करा और बाहर किसी व्यक्ति ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा फिर आपके बारे में। मान लो मैं यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते बहुत तेज गुस्सा कर दूँ तो फिर आप क्या सोचोगे मेरे बारे में। आई ना बात समझ में। तो इस तरह से चीज़ों को हमें देखना पड़ता चाहिए। तनाव, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है बच्चों के अंदर, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, फिर किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को घर का स्ट्रेस, किसी को अपनी शादी का स्ट्रेस, ठीक है, किसी को अपने बाबू सोना का स्ट्रेस। तो इतने सारे स्ट्रेस होने के, इन सभी स्ट्रेस को हमें, इनसे क्या करना है, इनसे हमें डील करना है। एग्ज़ाम है, ठीक है, हो जाएगा, देखेंगे क्या होता है एग्ज़ाम में। जॉब है, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो खुद ही ऐसा काम शुरू कर देंगे कि 10 लोगों को जॉब आप खुद दोगे। घर की टेंशन है, चलो छोड़ो यार, घर की टेंशन बचपन से तो देखते हुए आ रहे हैं, उसी तरह की चिक चिक चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी, कोई नई बातें नहीं है। दादी, जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन्हें आप छोड़ सकते हो। हालांकि इसमें आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, आप कर रहे हो, आप दिमाग से इनकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर रहे हो। मतलब दिमाग से आप जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है ना, आपने दिमाग में क्या बोल दिया कि जिस चीज़ का मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट ही नहीं है। दिमाग बोलेगा यार ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है दिमाग उसको अपने अंदर रखता ही नहीं है, माइंड में रखता ही नहीं है। तो क्या करे, क्या होगा, आपका स्ट्रेस वहाँ पर कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब भी किसी समस्या को लेकर आपको स्ट्रेस है, ज़्यादातर लोगों के साथ जो मैरिड कपल्स होंगे उनके साथ घर की बड़ी समस्याएं रहेंगी। तो बोलना कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, मैं चला अपनी पढ़ाई करने या मैं चली अपनी पढ़ाई करने, बस मेरा एग्जाम है, भाड़ में जाओ सब, ऐसा बोल के जाओ। तो बस आराम से पढ़ाई करो 1.5-2 घंटे, फिर जाके जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को जाके संभाल लो, ठीक है। अब 1.5-2 घंटे टेंशन में लेकर पढ़ाई करोगे तो वैसे ही नहीं होने वाली। तो यह है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स का अर्थ क्या है, कोई खासा अर्थ है नहीं है, वही है कि यार कक्षा कक्षा आधारित अधिगम क्रिया की अपेक्षा है, पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट आप पढ़ ही सकते हो। बीरबल की कहानी वहानी है ये, आप समझ सकते हो। यहाँ पर ये है कि क्या होता है, एक बार दरबार में बैठे रहते हैं बीरबल अकबर वगैरह सब कुछ बैठे रहते, तो बीरबल थोड़े से काले थे, बीरबल थे कालिदास थे, बीरबल ही थे। हालांकि ये कविता कालिदास पे भी है, चलो बीरबल की सुना देते हैं। तो बीरबल थोड़े से काले थे, उनका चेहरा थोड़ा ठीक नहीं था। तो क्या होता है कि जो अकबर है, राजा है, राजा बोलते हैं कि यार बीरबल हम सब लोग देखो कितने बढ़िया हैं, कितने ग्लो करते हैं, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों बनाई है। तो बीरबल ने बोला कि जब भगवान आप आपको कुछ ना कुछ दे रहे थे, अकल बांट रहे थे, शकल बांट रहे थे, तो उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया कि ना 5 मिनट में तुम जितना जो जो ले सकते हो ले लो। तो आप सब लोग ने अपना शरीर और अकल वगैरह शकल ले ली, और मुझे ज्ञान लेने में पूरे 5 मिनट लग गए, तो मेरे पास ज्ञान है और आपके पास सिर्फ एक शकल है। तो बस ये है बीरबल की चतुराई, सब लोग खुश होगा उसकी चतुराई सुनकर।
तो ठीक है, ये हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। काफ़ी बढ़िया यूनिट थी, लाइफ स्किल्स के बारे में हमने बहुत कुछ आज की यूनिट में हमने सीख रखा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अपडेट्स वगैरह वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। कोई भी डाउट रहे एक डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे के साथ अपने डाउट, ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए। आज हमने लाइफ स्किल्स के बारे में कुछ पढ़ा है तो इन्हें दिमाग में रखिएगा। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।